नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया में हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए दुख भरी खबरों या फिर कहे बुरी खबरें आने का सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से 240 पर तमाम कोशिशों के बाद सिमट गई थी भारतीय जनता पार्टी, अब उपचुनाव में भी उसे करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। आपको पता ही है कि 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुए और उन उपचुनाव के नतीजे आज घोषित हुए, जिनमें करारी शिकस्त का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा है। इन 13 सीटों में से 2 सीटों पर कदरे गनीमत ये रही कि 2 सीटों पर जैसे तैसे करके भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत दर्ज करा पाई है। तमाम ताकत लगाने के बाद भारतीय जनता पार्टी इन 2 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करा पाई है। इनमें से एक मध्य प्रदेश की सीट है और एक हिमाचल की हमीरपुर सीट है। आपको पता है हमीरपुर वो इलाका जहां से अनुराग ठाकुर आते हैं और अनुराग ठाकुर वहां लगातार कैंप करते हुए नजर आए। पूरी मेहनत उन्होंने की और 1572 से वो वहां पर जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने। और आपको पता ही है कि हिमाचल से लेकर उत्तराखंड, उत्तराखंड से लेकर बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर उपचुनाव हुए और इन नतीजों में जो नतीजे आए हैं उन्होंने साफ तौर पर ये बता दिया है लोकसभा चुनाव के बाद कि भारतीय जनता पार्टी की जो विभाजनकारी जो उसकी नीतियां हैं या जो उनकी राजनीति है उसको अब सिरे से नकारा जा रहा है। क्योंकि अयोध्या के बाद अब बद्रीनाथ में भी, उत्तराखंड के बद्रीनाथ में भी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को। यानी कि धर्म के नाम पर जिस तरह से वो लगातार राजनीति कर रही है, राजनीति करती रही, भगवान के नाम का इस्तेमाल, धर्म के का इस्तेमाल जिस तरह से राजनीति के लिए वो करती रही और एक वक्त तक उसे उसका फायदा मिला, लेकिन अब जनता इस राजनीति को पूरी तरीके से नकार रही है। और यही वजह है कि अयोध्या के बाद बद्रीनाथ में भी बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा है और सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह की तमाम मैसेजेस जो है वो यहाँ पर जनता लिखती हुई नजर आ रही है कि लोगों ने ये बता दिया है कि असली हिंदू कौन है और हिंदुओं के नाम पर या उनको कंसोलिडेट करने के नाम पर कौन राजनीति करता है, कौन धर्म की राजनीति करता है, इसका फर्क जो है वो लोगों ने सीधे तौर पर बता दिया है। इन उपचुनाव या आप ये कह सकते हैं कि ये तो सिर्फ 13 सीटों के लिए था, ये इतना बड़ा चुनाव नहीं था, लेकिन आप इससे समझिए कि लोकसभा के इलेक्शन के बाद ये पहली अग्नि परीक्षा थी और उस अग्नि परीक्षा में इंडिया गठबंधन का डंका बजा है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से परास्त हो गई है। क्योंकि मध्य प्रदेश की जिस सीट पर भी उनको जीत मिली है वो कैंडिडेट भी कांग्रेस के ही नेता थे। उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया और वो लगभग 3500 से कुछ ज्यादा, मेरे ख्याल से 3552 यानी कि 3552 वोटों से वो जीते हैं। और उसमें भी लगातार ये शिकायत कांग्रेस करती रही कि कई राउंड तक कांग्रेस के कैंडिडेट आगे चल रहे थे, उसके बाद आखिरी राउंड्स में बीजेपी आगे चलने लगी। आपको पता है इस तरह की शिकायतें हमने लोकसभा में भी सुनी थी और इस बार भी इस तरह की शिकायतें हमें सुनने के लिए मिली। एक और सीट जिसका जिक्र मैं करना चाहूंगी वो है उत्तराखंड की मंगलौर सीट। आपने वहां पर देखा था जिस दिन वहां वोटिंग हो रही थी, मुसलमानों के साथ, मैं यहाँ अल्पसंख्यक का इस्तेमाल नहीं करूंगी, मुसलमानों के साथ जब वो वोट करने के लिए जा रहे थे उनके साथ, वोटर्स के साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया उसकी तमाम वीडियोस आपने सोशल मीडिया से लेकर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर तमाम जगहों पर आपने देखी होंगी। पुलिस का जो बर्ताव उन वोटर्स के प्रति था वो भी आपने देखा होगा। वो लोकसभा में भी हमने देखा और उत्तराखंड की इस मंगलौर सीट पर भी हमने देखा। इस सब के बावजूद भी तमाम तरह के चैलेंजेस झेले मुसलमानों ने उस पर्टिकुलर सीट पर, मंगलौर की सीट पर, लेकिन लोकतंत्र और संविधान को बचाने की इस लड़ाई में लगातार जिस तरह से झंडा उन्होंने बुलंद किया हुआ है वो हमने इसमें भी देखा। और 1449 सीट से काजी निजामुद्दीन को वहां से जीत दर्ज हुई है। उत्तराखंड वो राज्य जहां पर यूसीसी लागू करने का वाला वो पहला राज्य बन गया। यानी कि जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी की पूरी
राजनीति रही है वो उत्तराखंड, उसका भी रिसेंटली हमने देखा कि ज्यादा केंद्र बनता हुआ नजर आया। पुष्कर धामी, हर बात में आपको पता ही है, इससे पहले भी कई इस तरह के वहां पर सांप्रदायिक इंसिडेंट्स हुए। और उस सब के बीच ये इन 2 सीटों की अगर हम बात करें तो इन दोनों ही सीटों पर, बद्रीनाथ और मंगलौर, इन दोनों पर ही कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। और इसके कई महत्वपूर्ण और गंभीर इसके मायने हैं, क्योंकि इनको ये समझना ये जरूरी है कि जिस तरह से लगातार 10 सालों से सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी रही और इस बार बैसाखियों पर टिककर उसने जैसे तैसे कर अपनी सरकार बनाई है, अब लगातार लोग उनसे असल मुद्दों पर सवाल पूछ रहे हैं। लोगों का कहना है कि जो मुद्दे लगातार राहुल गांधी उठा रहे हैं, इंडिया गठबंधन उठा रहा है, महंगाई के, बेरोजगारी के, अग्नि पथ योजना के, अग्निवीर के, इन सब पर अब लोग वोट करना चाहते हैं। और लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, जो धर्म के नाम पर जो विभाजनकारी उसकी राजनीति है, उस सब को पूरी तरीके से नकारा जा रहा है। लेकिन लग रहा है भारतीय जनता पार्टी इससे सबक नहीं सीख रही है और यही वजह है कि अभी भी वो सिर्फ कांग्रेस को कोसने का ही काम कर रही है। इमरजेंसी से लेकर तमाम तरह की बातें जिस तरह से वो सामने लेकर आ रही है, लग रहा है कि अभी भी जनता के जो मुद्दे हैं, जो जन सरोकार से जुड़े मुद्दे हैं, जो थाली में उनके लिए खाना लेकर आए, जो उनके लिए रोजगार लेकर आए, उन सब से कोई सरोकार ही नहीं है। और लगातार इस तरह की तमाम रिपोर्ट्स आप देख रहे होंगे कि कैसे इन 10 सालों में बेरोजगारी अपने चरम पर है, महंगाई अपने चरम पर है। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था, लेकिन आप ये देखिए इससे कहीं ज्यादा लोग लगातार हर साल अपनी नौकरियां गंवा रहे हैं। इन 10 साल के आंकड़े भी वो सामने आए हैं। तो इस जीत के मायने इंडिया गठबंधन के लिए क्या है? क्योंकि बिहार की भी बात करें तो बिहार में जेडीयू को हार मिली है, हालांकि आरजेडी को भी वहां पर हार मिली है। आरजेडी को भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। लोकसभा से लेकर लग रहा है इन उपचुनाव में भी आरजेडी ने सबक नहीं सीखा है, उनको भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है उन्होंने बिहार की सीट से जीत हासिल की है। इस सब के क्या मायने हैं बीजेपी के लिए भी, इंडिया गठबंधन के लिए भी, और इंडिया गठबंधन के इस जीत के बाद हौसले किस तरह से बुलंद होंगे? आने वाला बजट सेशन में इस जीत से जो उसका मनोबल बढ़ा है उसको वो किस तरह से भुनाएगी, या किस तरह से उसका कॉन्फिडेंस जो पहले ही से हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा है या 7वें आसमान पर है, उसमें कहीं ना कहीं इजाफा। और राहुल गांधी की जो पूरी की पूरी राजनीति है, जिस तरह से लगातार वो आम जनता के बीच रहकर उनसे संवाद कर रहे हैं, लग रहा है उसका असर लोगों पर हो रहा है। और ये जीत जो है वो कहीं ना कहीं इस तरह से भी देखी जानी चाहिए। इस पर बात करेंगे, मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर मेहमानों को ले आइए और उनसे मैं बात करूंगी। मैं दोनों तरफ आप देख सकते हैं, एक तरफ मेरे साथ डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं और लगातार बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। उनसे मैं जानूंगी कि इस जीत के मायने क्या है और बीजेपी के को क्या सबक है इस आज के रिजल्ट से। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं मेरे साथ हेमंत अत्रेय जी हैं, दशकों का उनका पत्रकारिता का अनुभव है और लगातार तथ्यों पर आधारित बेबाक तरीके से वो अपनी बात को मेरे और तमाम कार्यक्रमों में वो रखते रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का और इस्तकबाल कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। डॉक्टर लक्ष्मण यादव, शुरुआत में अगर आपसे करूं तो इस जीत के मायने इंडिया गठबंधन के लिए क्या है? क्या हम ये कहें, क्या ये उत्साहवर्धक है? क्या हम ये कहें कि जो धर्म की राजनीति है उसको एक बार फिर से जनता ने नकारा है, खासतौर से उत्तराखंड की अगर बात की जाए, और ये भी कि जो दल बदलू हैं उनको भी एक तरह से सबक सिखाया है यहां पर जनता ने? शुक्रिया बुशरा जी। और आज उपचुनाव के नतीजे आए और जिस तरीके से आए उसमें लगा कि इंडिया गठबंधन लगातार मजबूत होता जा रहा है। उपचुनाव में ये सबक भी मिल रहा है कि केवल एक लहर की तरह संविधान बचाने की लड़ाई, संविधान के हिफाजत के साथ साथ सामाजिक न्याय की लड़ाई, आरक्षण की लड़ाई, अग्निवीर, पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई, इस तरह के मुद्दे मुझे लगता है कि जनता के मुद्दे बन चुके हैं और हैं। जनता इन मुद्दों पर त्रस्त है और इसके चलते एक रुझान जनता का बीजेपी से नाराज होने का बन रहा है। बीजेपी से लोग सवाल कर रहे हैं कि सरकार आपकी है,
सब कुछ आपका है, तो फिर असल में हमें कुछ मिला क्यों नहीं। इसलिए एक तो मैं ये एक बड़े नैरेटिव के रूप में देखता हूं। आप भले ही कितना भी संविधान हत्या दिवस मना ले, हत्या जैसे शब्द को संवैधानिक दस्तावेजों में शामिल करके आप जाने कौन सा राजनीति करना चाह रहे हैं, यानी आपका शब्दकोश कितना कमजोर और हिंसक है। अब हत्या जैसा शब्द संविधान के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर संविधान की हत्या हो गई तो मेरा पहली आपत्ति तो इस बात पे है, चूंकि बहुत मौजूद है इसलिए मैं जोड़ रहा हूं इस टिप्पणी को, कि आप कितना भी कहें ना संविधान की हत्या हो गई थी 25 जून 1975 को, ये देश में संविधान को मानने वाले लोग इमरजेंसी को नकारते हैं, इमरजेंसी के खिलाफ खड़े हैं, और कांग्रेस पार्टी को इसका नुकसान हुआ। कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए बार बार माफी मांगी, कोई इमरजेंसी के साथ खड़ा नहीं होता। लेकिन आप ये कह कि संविधान की हत्या हो रही है, इसका मतलब एक तो हत्या के अलावा आपके पास कोई शब्द नहीं बचा। आप संविधान की हत्या जैसे शब्द को एक सोचिए ना, गजट नोटिफिकेशन का हिस्सा आपने बना दिया, संविधान के साथ जोड़ दिया। दूसरी बात, जब हत्या 1975 में ही हो गई तो उसके बाद क्या संविधान का पुनर्जन्म हुआ क्या? कहां से आ गया संविधान? इसका मतलब ये एक बौद्धिक रूप से कंगाली है, क्योंकि संविधान का नैरेटिव विपक्ष और जनता ने मिलकर बना दिया, स्थापित कर दिया। पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 की बीजेपी ने 10 साल में संविधान को कमजोर किया, संविधान विरोधी है, और लोग संविधान के नाम पर वोट देते हैं, बीजेपी को हरा रहे हैं। ये नैरेटिव बना हुआ है, इसलिए इस खुन्नस में बीजेपी ऐसा काम कर रही है, और जिसकी वजह से उपचुनाव में भी उसे करारी शिकस्त देखने को मिले। उपचुनाव, जो कि अमूमन धारणा क्या होती है बुशरा जी, कि उपचुनाव सत्ता का चुनाव होता है, जिसकी सत्ता होती है उसका दबाव काम करता है, बहुत सारी चीज लोग सब जानते हैं लेकिन बातें कम करते हैं ना, जैसे अंतरात्मा कब जागती है, जब डील फाइनल हो जाती है, पार्टी कब तोड़ी जाती है, कब किससे ईडी हटा ली जाती है। वैसे ही ये बात जग जाहिर है कि उपचुनाव आमतौर पर सत्ता का चुनाव होता है। सत्ता अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है, प्रशासन का इस्तेमाल करती है, उसका फायदा उठाती है। जनता को यह लगता है कि इन उपचुनावों से सरकार के बनने बिगड़ने पर कोई असर नहीं होता, तो जनता भी सरकारों के पक्ष में रुझान ये मिलता है कि मतदान करती है कि यार सरकार जिसकी है उसके विधायक को जितवा ले, हमारे इलाके का काम हो जाएगा। ये सारी चीजें गलत साबित हों और विपक्ष के लोग चुनाव जीते, एक आध दो जगह अपवाद छोड़ करके जहां विपक्ष की सरकारें हैं, तो इसका मतलब वो नैरेटिव अभी भी काम कर रहा है कि जनता आपसे नाराज है, जनता आपसे खफा है और आपसे आपको वोट नहीं देना चाहती है। आखिरी बात, इन सब के बावजूद मुझे अखिलेश यादव की बात याद आती है जो उन्होंने सदन में खड़े होकर के कहा चुनाव जीतने के बाद, एक बहुत बड़ी चीज है ईवीएम, और हम जैसे लोग इसको हर पब्लिक फोरम पर उठाते रहेंगे, क्योंकि ईवीएम एक ऐसी चीज है जिस पे यकीन किसी को नहीं है, खुद ईवीएम को भी नहीं होगा। वो मैनिपुलेट हो सकती है, उसका बेजा इस्तेमाल किया जा सकता है। कई बार कोशिश ये की जाती है कि छोटे छोटे चुनावों में उनको जिता दिया जाए या कुछ ऐसा कर दिया जाए कि जिससे यकीन कायम रहे। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं 80 की 80 सीटें भी जीत जाऊं ना तो भी ईवीएम पर यकीन नहीं करता, ईवीएम से जीत कर ईवीएम को हटाएंगे हम। मुझे लग रहा है कि उपचुनावों के साथ एक चीज ये भी है, जनता नाराज है ये तो है, लेकिन एक बड़ी साजिश इस बात की तरफ भी हो सकती है कि छोटे छोटे चुनाव आ रहे, क्योंकि तुरंत अब देखिए राज्यों के चुनाव है, महाराष्ट्र का चुनाव है, हरियाणा का चुनाव है, अगर कश्मीर में चुनाव हो गए तो वो भी एक बड़ा राज्य है जहां चुनाव होने वाला है। जनता को और सजग होना होगा। जब आप एक नैरेटिव बना लेते हैं, जब आपकी बुद्धि हैक न हो, आप अपने उसूलों पर वोट दें, अपने मुद्दों पर वोट दें, तो ईवीएम हैक होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कांटे की लड़ाई है, हमने उत्तर प्रदेश के 10 सीटों का मुझे आंकड़ा याद है, 3 से 4 जगहों पर प्रशासन ने मिलकर बीजेपी को जितवाया है उत्तर प्रदेश में इस चुनाव में 2024 में। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेजर नैरेटिव यही है कि ये चुनाव सत्ता का चुनाव होते हुए भी सत्ता के खिलाफ अगर जा रहे हैं तो इसका मतलब बीजेपी से लोग काफी खफा हैं और इन चीजों का विमर्श अभी भी बीजेपी के खिलाफ बना हुआ है। जी बिल्कुल, और ये साफ तौर पर लग भी रहा है। और क्यों ना माने हेमंत जी
कि जब गारंटी मोदी जी की है, जब नीतियां मोदी जी की हैं, जब उनके नाम पर वोट मांगा जा रहा है, छोटे से छोटे निकाय के चुनाव में भी उनके नाम पर ही वोट मांगा जाता है, तो फिर ये चुनाव भी नरेंद्र मोदी के उस करिश्मे की, उस चेहरे की, उस राजनीति की, उस सब के हार के तौर पर क्यों ना माना जाए इसको? क्यों ये कहा जाए कि ये छोटे चुनाव हैं? चुनाव तो चुनाव है, और बीजेपी कोई भी चुनाव छोटा या बड़ा करके नहीं, हमने देखा है कि वो चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकती है। हमीरपुर की सीट से लेकर मध्य प्रदेश की सीट से लेकर तमाम सीटों पर हमने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। उत्तराखंड की दोनों सीटें हारना, बद्रीनाथ की यानी कि अयोध्या के बाद बद्रीनाथ हार जाना, ये साफ तौर पर दिखाता है कि जो राहुल गांधी ने बात कही थी पार्लियामेंट में वो सही साबित हो रही है। वहां अयोध्या में एक दलित चेहरा जीत जाता है, यहाँ बद्रीनाथ में कांग्रेस की जीत हो जाती है, मंगलौर से एक मुस्लिम चेहरा जीत जाता है। तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद भी किस तरह से मुस्लिम वोटर्स को वोट डालने के लिए जो लोकतंत्र में उनका बेसिक अधिकार है, जो संविधान ने दिया है, वो तक भी करने के लिए उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा था। किस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल पुलिसकर्मी इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे थे, उसके बावजूद भी लगभग 1449 वोटों से वो जीत जाते हैं। और जहां बीजेपी जीती भी है, वहां पर भी आप ये देखिए कि वो कैसे जीती है। 1552 एक जगह और लगभग 3500 से एक जगह, वहां पर भी ये माना जा रहा था कि वो भी कांग्रेस के नेता थे, वो बीजेपी में शामिल हुए और फिर उसके बाद उनको टिकट दिया गया और वो जीत गए। और आखिरी राउंड तक भी बहुत ज्यादा कश्मकश की स्थिति वहां पर थी और वहां सरकार भी उन्हीं की है। और ये माना जाता है कि उपचुनाव में तो जिसकी सरकार होती है राज्यों में, उसकी अमूमन जीत होती है। तो ये जो नतीजे हैं आज के, ये क्या कहते हैं? कि बुशरा जी, जो पूरे का पूरा इस पे कुछ मैसेज है इस चुनाव के, जो बद्रीनाथ के चुनाव की आपने बात की, पहला तो उसका बड़ा साफ है कि जो देश के अंदर धर्म है, मैं बार बार आपको हमेशा कहता हूँ, धर्म एक आस्था का विषय है, राजनीतिक व्यापार का इशू नहीं। और भारतीय जनता पार्टी को यही सबक अयोध्या में मिला और वही सबक आज यहाँ पर बद्रीनाथ में मिल गया। पहला मैसेज तो ये लाउड एंड क्लियर है कि जिन जिन आस्थाओं के नाम पर ये चुनाव लड़ते हैं, वो इनका सारे का सारा ढकोसला अब चलने वाला नहीं है। लोगों को डिलीवरी चाहिए। अयोध्या में भी वही हुआ और आज बद्रीनाथ में भी हुआ। इस चुनाव के कुछ और मायने भी हैं बुशरा जी। हिमाचल प्रदेश के अंदर ऑपरेशन लोटस करने की कोशिश की गई, जिसके यहाँ दल बदल का कोई इतिहास नहीं रहा। राज्यसभा चुनाव के नाम पर जिस तरीके से एक बहुमत की सरकार कांग्रेस पार्टी की 40 सीटें उनकी आई थी 2 साल पहले चुनाव में, उसको 40 से 6 वो दल बदल करा करके 34 पे ला दिया गया था। आज वहां पर उनकी वापस सीटें 40 हो गई। इसका मतलब बड़ा साफ है कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने भाजपा के ऑपरेशन लोटस को सिरे से खारिज कर दिया। अब आप चल पड़िए वहां पर तमिलनाडु, उसके क्या नाम, वेस्ट बंगाल के। वेस्ट बंगाल में 4 बाई इलेक्शन थे, चारों के चारों तृणमूल ने जीते। इसका अर्थ क्या है कि ममता बनर्जी कंप्लीट कमांड के अंदर है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी ये दिखाया और आज की तारीख में भी जब ये चुनाव हुए बाई इलेक्शन, चारों के चारों में उन्होंने दिखाया। इट शोज हर कंप्लीट कमांड। और भाजपा के जो सपने हैं वहां पर सत्ता हथियाने के, वो फिलहाल पूरे होने के कोई चांस नहीं है। ये वहां की चीज है। आम आदमी पार्टी 1 सीट जीती है, अच्छे मार्जिन से जीती है पंजाब में, लेकिन उसको भी बहुत कुछ करना है, क्योंकि पार्लियामेंट में आपने देखा है अभी हाल में उसका क्या शुरू हुआ। जो सत्तारूढ़ पार्टी इतना जबरदस्त मैंडेट लेके आई थी, उसका पार्लियामेंट के अंदर जो हशर हुआ, जो कांग्रेस पार्टी को जितनी सीटें मिली, वो एक सारे का सारा वो पूरे के रुझान को दिखाता है। ये 1 सीट जीती है, वो इसलिए जीती है कि क्योंकि एक तो रूलिंग पार्टी है आम आदमी पार्टी, लंबा समय बचा हुआ है चुनाव में भी, और मुख्यमंत्री खुद वहां कैंप कर रहे थे। खुद कैंप किया मुख्यमंत्री ने वहां पर लगातार, घर लेके किराए किराए। ये सारी चीजें कुछ कह रही है। और ये क्या उत्तराखंड का चुनाव खास तौर पर इंटरेस्टिंग है, जहां पर मेजोरिटी लेके आए थे ये, वहां के हारे हुए मुख्यमंत्री को भी इन्होंने दोबारा बनाया। अगर आपको याद हो, पुष्कर धामी चुनाव हार गए थे। उसके बाद जो मोदी का टिपिकल स्टाइल है कि हारे हुए मुख्यमंत्री को दोबारा बनाया, और वहां पर 2 बाई इलेक्शन में दोनों के दोनों हार गए। अगर आप 1 महीने 2 महीने पुरानी बात करें, पार्लियामेंट में चारों चुनाव जीते हैं, चारों सीट 5 सीट जो थी वो सारी की सारी जीती हैं उत्तराखंड में, लेकिन आज 2 बाई इलेक्शन हुए, दोनों हार गए। इसका मतलब क्या है? इसका एक मतलब बड़ा साफ है कि भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव को लूज कर रही है। जो उसके अंडर द टेबल जो चीजें चलती हैं उनको जनता नकार रही है। लेकिन एक और भी चीज है कि भारतीय जनता पार्टी सबक सीखने को भी तैयार नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से राहुल गांधी के बारे में पीएम ने जो कुछ कहा, और खासतौर पर हिंदुओं को हिंसक बताया मिस अप्रोप्रिएट करके, और वहां से भी वो बाज नहीं आ रहे हैं।
अब आप कल की ताजा घटनाक्रम देखिए, देश के लोगों ने बता दिया कि हमें डिलीवरी चाहिए, हमें लफाजी और धर्म की दुकान नहीं चाहिए। ये उन्होंने साबित कर दिया इस बाई इलेक्शन में भी और हाल के पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी। लेकिन बीजेपी क्यों बाज नहीं आ रही है? कल जो कुछ हुआ, जो कहा गया कि संविधान हत्या दिवस, इससे ज्यादा हिंसक कुछ हो सकता है क्या देश के संविधान के प्रति? पहली बात। दूसरी बात, इसको बिना डिफेंड किए अगर आप इसको खोल करके देखें आपके दर्शकों के लाभ के लिए, कि जो इमरजेंसी जो लागू की गई थी वो भी संविधान के प्रावधानों के तहत लागू की गई थी। यानी कि संविधान के प्रावधान में इमरजेंसी लागू करने का क्लॉज था, तभी तो लागू हुई वो। ठीक। उसके बाद चुनाव हुए भी, लेकिन इंदिरा गांधी में ये ईमानदारी तो थी कि उन्होंने इमरजेंसी ऑफिशियली लागू की। क्या प्रधानमंत्री जी जो 10 साल से शासन कर रहे हैं वो इमरजेंसी का बदतरीन रूप नहीं है? तो उनके अंदर तो उसको लागू करने की भी हिमाकत नहीं है। और जिस इमरजेंसी को आरएसएस सपोर्ट करता था, अगर संविधान की तब हत्या हो गई थी तो नरेंद्र मोदी ने 3 बार क्या मृत संविधान की शपथ ली? क्या मृत संविधान की शपथ ली? पहला सवाल मेरा ये, शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को संविधान के बारे में ये शब्द कहने के लिए। दूसरी बात, मृत संविधान की शपथ ली, मृत संविधान को ही माथे पे लगाया उन्होंने, ये था क्या? और तीसरी बात, क्या भारतीय जनता पार्टी तीसरी टर्म के अंदर भी संविधान के अवशेषों के साथ शासन कर रही है क्या? बताएं देश को, और नहीं बताएं तो माफी मांगे कि संविधान के बारे में इस तरह के हिंसक शब्द, जो वो उनकी तो मानसिकता है ही है, वो देश के अंदर ये थोप रहे हैं। गजट नोटिफिकेशन के अंदर इस तरह का आपत्तिजनक शब्द देश के उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति आना जिसकी आप शपथ लेते हैं, ना केवल नरेंद्र मोदी बल्कि उसके सारे मुख्यमंत्री भी। और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की ये मानसिकता क्या दर्शाती है? ये उनका बौद्धिक दिवालियापन। और अगर सही मायनों में देखें तो देश में इस संविधान का सबसे बड़ा विरोधी कौन रहा है? 1947 से देख लीजिए आप, कब तक तिरंगे का प्रयोग किसने नहीं किया नागपुर के मुख्यालय पे? संविधान के तहत कौन रजिस्टर्ड नहीं है, ये भी जरा बता दें नरेंद्र मोदी जी। कौन से कानून के तहत आरएसएस रजिस्टर्ड है? बैन किसके ऊपर लगा था? अगर विरोधी दल इसी कनिष्ठ मानसिकता पर आएंगे, दूषित मानसिकता पर आएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के तहत जो तमाम कारनामे हैं, जो अपना क्या नाम है, महात्मा गांधी जी की भी जो हत्या हुई थी, उसको भी किस रूप में मनाया जाता है? हत्या दिवस के रूप में नहीं मनाया जाता, जबकि पता है सबने किसने मारा था उनको। और ऐसी तमाम शर्मनाक चीजें भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी ने या किसी और दल की सरकार के अंदर में रही, उन्होंने तो कभी माफी दिवस नहीं कहा, उन्होंने तो कोई हत्या दिवस नहीं मनाया, सांप्रदायिक सौहार्द की बात की, सामाजिक सौहार्द की बात की। ये क्या जता रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी के पास डिलीवरेबल्स नहीं बचे हैं, मुद्दे नहीं बचे हैं, उपलब्धियां नहीं बची हैं, एजेंडा नहीं बचा है, विजन नहीं बचा है, तो वो अपनी उसी हिंसक मानसिकता, क्रूर मानसिकता के तहत अब उन शब्दों को गजट नोटिफिकेशंस में भी डालने लगे। ये इस देश में इससे शर्मनाक काम ना कभी पहले हुआ और ना कोई आगे कर सकता है, जब तक उसकी मानसिकता बौद्धिक दिवालियेपन की स्थिति में ना चली गई। तो ये सारे देश की जनता समझ रही है। और एक चीज और देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था कि 30 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराइए, आदेश किया था। अभी तक कोई तैयारी आपको दिखती है क्या? और ऊपर से हिंसक घटनाएं वहां पर बढ़ रही हैं। और ये वही जम्मू कश्मीर है जिस कश्मीर की 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं हुई कि लोकसभा में कैंडिडेट भी खड़ा कर दे, और मीडिया ने इस बात को हमेशा देश की जनता से छुपाया। आज वहां पर जो हिंसक घटनाएं हो रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी उनकी आड़ लेकर के चुनाव को तो नहीं टाल देगी, या उस लैंड ऑर्डर की स्थिति को, जो भी सीमा पार से है, जहां से भी है, उसको कंट्रोल करेगी? ये सारी चीजें कुछ कहती हैं, और वो कहती ये है कि जिस कश्मीर के नाम पर देश को बरगला के आप वोट मांगते हैं, उस कश्मीर में आपकी चुनाव कराने की हिम्मत नहीं है। पूरे देश में तो आप छाती पीटते हैं कश्मीर में सब कुछ सुधर गया। अगर सुधर गया तो चुनाव क्यों नहीं करवा दिया? लोकसभा के साथ क्यों नहीं करवा दिया? उसके बाद क्यों नहीं करा दिया? डेडलाइन इज कमिंग। तो ये सारी चीजें देश की जनता देख रही है बहुत बारीकी से, और इनका हिसाब होना भी शुरू हो गया है। उत्तराखंड के अंदर दोनों सीटों का हारना कुछ कह रहा है, हिमाचल प्रदेश के अंदर ऑपरेशन लोटस का मिजरेबली फेल होना कुछ कह रहा है, और वो ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आप शर्म कीजिए। अगर अब भी नहीं करते हैं तो इसके फॉलोआउट्स अगले जब अक्टूबर में चुनाव होंगे
हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में, वो आपको दिखेंगे। तब तो आपने हेमंत सोरेन को अंदर करके सीटें थी ही वहां पर, अब तो वो बाहर आ गए। और आपने जो आरोप लगाए थे ईडी के, उनको हाईकोर्ट ने ध्वस्त कर दिया है। तो अब आप क्या करेंगे? तो इस तरह की चीजों के प्रति भाजपा को अल्टीमेटली मुद्दों पर आना होगा, जो विपक्ष के सवाल है उनका जवाब देना होगा, जनता की चिंताओं को दूर करना होगा, जनता को डिलीवरी देनी होगी। ये धार्मिक अंधवाद, लफाजी, हत्या दिवस, दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प बीजेपी, दे विल फर्दर एक्सपोज इट एंड एक्सपोज इट टू ए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। भाजपा मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी अगर यही मानसिकता उनकी रही तो। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही है यहाँ पर हेमंत जी, और सवाल यही उठता है, और डॉक्टर लक्ष्मण सवाल यही है कि क्या जो नीट की परीक्षाओं में 23 लाख जो विद्यार्थी हैं जिनका भविष्य अधर में लटका हुआ है, या इसी तरह की तमाम जो परीक्षाएं जो अभी जो पेपर लीक हुआ, जो परीक्षाएं नहीं हो पाई, या जो बेरोजगार युवा जो 10 नौकरियों के लिए हजारों की तादाद में एक प्राइवेट होटल के बाहर, जो एक प्राइवेट कंपनी के बाहर, वहां पर हजारों की तादाद में इकट्ठा हो जाते हैं। और हमने देखा उससे पहले भी कि एमबीए छात्र, इंजीनियरिंग किए हुए छात्र एक पियोन की जॉब के लिए अगर निकलती हैं तो वहां पर हजारों की तादाद में लाइनों में जाकर इकट्ठा हो जाते हैं। वो लोग जिनके बेजा घर बुलडोजर इंसाफ के जरिए तोड़े जा रहे हैं, जो महंगाई से त्रस्त हैं, जो बेरोजगार से त्रस्त हैं, क्या बीजेपी उनसे ये कहना चाहती है कि भाई आप ये देखिए, हम आपको संविधान की हत्या दिवस हम मना रहे हैं, इतने साल पहले 1975 में जो कांग्रेस ने किया था, देखिए आज हम उसको संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रहे हैं, अब आपको और क्या चाहिए? हमने मंदिर बनवा दिया, हमने देखिए हम और तमाम तरह के काम इसी तरह के धर्म के जो है वो कर रहे हैं। मोदी जी विदेशों में जा रहे हैं, वहां वो बता रहे हैं कि कैसे वो ऑस्ट्रेलिया जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये तमाम चीजें खूब की गई बीजेपी की तरफ से। अब ये कुछ भी काम करता हुआ नजर भी नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको क्या वजह लगती है कि बीजेपी अपने उसी ढर्रे पर है, उसी रटे रटाए नैरेटिव पर है? क्या उनको इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है, या इंडिया गठबंधन के सामने, राहुल गांधी जैसे नेता के सामने वो अपना नैरेटिव, अपना प्लॉट पूरी तरीके से भूल चुके हैं, या फिर उनकी समझ नहीं आ रहा है कि आगे वो राजनीति करें तो करें कैसे, कौन से वो मुद्दे लेकर आए, क्योंकि जो उनके अंदर रचा बसा है उससे तो अब उनको कोई फायदा हो नहीं रहा है। बिल्कुल ठीक बात आपकी है कि बीजेपी एक मुश्किल वक्त में है। जो बीजेपी लोगों के जिंदगी को मुश्किल में डाल चुकी थी, उस बीजेपी की राजनीतिक मुश्किल बढ़ चुकी है। अयोध्या के बाद बद्रीनाथ हार जाना, ये ऐसा लग रहा है कि सिलसिलेवार एक एक भगवान अब नाराज होते चले जा रहे हैं, और भगवानों को ये बात समझ में आती है कि यार ये नहीं करना था। कोई मंदिर में जाके भगवान को मानने वाला है इस देश में, और हजारों साल से रहा है। कोई अपने दिल में भगवान को रखता है, वो मंदिर को नकारता था। क्या गजब का देश और गजब का एक हिंदू कल्चर, सो कॉल्ड हिंदू कल्चर रहा है, जिसमें हजारों साल के इतिहास में एक तरफ वेद हैं, तो वेदांग में वेद विरोधी उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ वो सब चलते हैं, जिनमें वेदों की आलोचना भी है। षट दर्शन में से 2-3 दर्शन पदार्थवादी और विज्ञानवादी दर्शन है, 4 बात लोकायत हैं। उसके बाद तो परंपरा बुद्ध की शुरू हो जाती है, आजीवक, जैन, उसके बाद परंपरा कंटिन्यू चलती रही। आप सोचिए ना क्या गजब का कल्चर रहा। फिर उसके बाद गुप्ताज आते हैं, फिर कबीर आ गए, रैदास आ गए, गुरु नानक आ गए। फिर उसके बाद आपका परंपरा आगे बढ़ी, शंकराचार्य से लेकर के तमाम चीजों की पैरेलल चलती रही। एक तरफ आपके गोडसे रहे, गोलवलकर रहे, हेडगवार, सावरकर रहे, तो दूसरी तरफ फूले, अंबेडकर, पेरियार, गांधी, लोहिया। क्या गजब का देश। भगत सिंह का एक लेख है कि मनास्तिक क्यों, कोई भगवान को मान रहा है, कोई भगवान को नकार रहा है, कोई भगवान के कई रूप को देख रहा है, कोई कबीर बनकर कह रहा है कि मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। क्या गजब का देश था। उसको अब लगता है बीजेपी अगला गजट नोटिफिकेशन ले आएगी, और जितने लोग नास्तिक हैं उन सबको कहेगी कि भगवान की, अब मैं हत्या शब्द क्या इस्तेमाल करूं, ये हमारी टर्मिनोलॉजी का शब्द भी नहीं है, हमें इसका प्रयोग करते हुए भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन बीजेपी के लिए सरकारी रूप से इसको प्रयोग करना अच्छा लगता है, वो भी संविधान के साथ। क्या बीजेपी अतीत में जाकर के
50 साल पुराने अतीत को जा करके अगर संविधान हत्या दिवस मनाना चाहती है और यही डिबेट खड़ा करना चाहती है इस देश में कि चूंकि संविधान पर वो घिर चुकी है, चूंकि संविधान बदलने की बात उसके अपने सांसदों के प्रत्याशियों ने की, चूंकि संविधान बदलने की बात प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार ने लेख लिख कर की, चूंकि संविधान को उस दिन से नहीं माना है आरएसएस ने जिस दिन से संविधान बना है, चूंकि संविधान को हिंदू विरोधी आरएसएस ने कहा है और उस पर लेख छापे हैं, वो बीजेपी अगर 50 साल पीछे जाकर के इस तरह के काम करेगी तो उस आजादी के पहले चले जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएगी? शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं, महिलाओं को घर में कैद कर देना, ऐसी मनुस्मृति को दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाने की पैरोकारी करने वाले लोग, अगर ईडी और सीबीआई आजकल खाली हो तो ये जितने प्रोफेसर बने ना, मैं बार बार कहता हूं इसकी जांच करवा लो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में। 30-30, 40-40 लाख रुपए दे करके जो नीट में घोटाला नहीं हुआ ना, उससे बड़ा घोटाला प्रोफेसर बनने में हुआ है और आरएसएस के लोग प्रोफेसर बने हैं। हर तरह का करप्शन हुआ है, कुलपति आरएसएस बना रहा है, सिलेबस आरएसएस बना रहा है और कह रहा है कि हम मनुस्मृति पढ़ाएंगे। ये तो इतना समाज जागरूक है, देश की जनता जागरूक है कि वाइस चांसलर को वापस लेना पड़ा कि नहीं भाई गलती हो गई, लेकिन हम इतना तो जान गए कि किसके दिल में संविधान है और किसके दिल में मनुस्मृति है। कौन चाहता है कि इस देश के विश्वविद्यालय में 2024 के भारत में मनुस्मृति को इसलिए पढ़ा दिया जाए कि वो पुराना हमारा एक नियमों का शास्त्र रहा है, कानून का शास्त्र रहा है। उस मनुस्मृति को जिसमें महिलाएं गुलाम बनाई गई, ब्राह्मण श्रेष्ठ बनाए गए और शूद्रों को तमाम अधिकार छीन लिए गए, किताब है तो अतीत में जाएंगे तो इसका हिसाब क्या होगा? संविधान बनने के पहले का हिसाब क्या होगा? ये जो बीजेपी और आरएसएस अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रही थी, इसका हिसाब क्या होगा? इसलिए नरेंद्र मोदी और उनकी बीजेपी चाहती है कि आप अतीत के सवालों में उलझे रहें। असल में ये देश बड़ा शानदार और खूबसूरत देश है। ये 25 साल पहले के अगर इतिहास को याद करेंगे तो गुजरात दंगे याद आएंगे। जितनी आलोचना इस देश का नागरिक सिख दंगों की करता है, उतनी आलोचना गुजरात दंगों की भी करेगा और उस पर मजम्मत करेगा। आप चाहते हैं कि सरकार के हिसाब से फैसला हो जाए कि उन्होंने संविधान को इमरजेंसी लगाई तो वो हत्या कर दिए, तो आपने क्या किया संविधान के साथ? तो ये एक डिस्कोर्स ऐसा ताकि वर्तमान के सवालों पर बहस ना हो। बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा है। इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है कि 100 में 83 बेरोजगार पढ़े लिखे शिक्षित युवा हैं जो बेरोजगार बैठे हुए हैं। अरबपतियों की रिपोर्ट ऐसी आती है जिसमें इस देश के 90% आबादी के अरबपति या पूंजीपति 10% भी नहीं है और एक पूंजीपति गरीबों का पैसा 16 लाख करोड़ रुपया जिसका माफ किया गया एनपीए, जिसका जियो दंदनादन कराने के लिए प्रधानमंत्री ने एडवर्टीजमेंट किया था, उनका अगर शादी होगी तो उसमें सब वो राजनीति करेंगे और 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे रहेंगे। तो आज की भारत पर बात कब होगी? ये 80 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, ये कौन लोग हैं? ये भी तो इसी देश के बाशिंदे हैं। हम तो जाति जनगणना की पैरोकारी करते हैं, जरा पहचान करो। कल तक आप बनाते रहेगा आरक्षण मुसलमान छीन ले जाएंगे, मंगलसूत्र मुसलमान छीन ले जाएंगे, भैंस मुसलमान छीन ले जाएंगे। मुसलमानों में भी गरीबी, मुफलिसी, अशिक्षा, बेरोजगारी वैसे ही है जैसे हिंदुओं में है। तो गरीबी पर बात कर लो, बेरोजगारी पर बात कर लो। 100 रुपए लीटर अगर पेट्रोल हिंदू को मिल रहा है तो मुसलमान को भी मिल रहा है। इस पर बात ना हो, इसलिए बीजेपी एक बहुत खराब राजनीति के तहत आपको दशकों पीछे ले जाती है, सैकड़ों साल पीछे ले जाती है। लेकिन बीजेपी न आज बच पाएगी, न 1000 साल पीछे जाएगी, आरएसएस तब भी बच नहीं पाएगी, क्योंकि आपके विचार के मूल में ही हिंसा है, आपके विचार के मूल में ही नफरत है, बंटवारा है, गैर बराबरी को कायम रखना है। आपका कल्चर इंक्लूसिव नहीं है, आइडिया ऑफ इंडिया का कल्चर नहीं है। इसलिए आप भटकाना चाहते हैं, इसलिए कभी आप अयोध्या हार रहे, कभी आप बद्रीनाथ हार रहे। ये तो एक ऐसा दौर आ गया, मस्जिद के सामने जब नारे लगने रह गए भगवान के, तो आप सबको देश में मजा आने लगा, देश में लगने लगा कि भाई मुसलमान टाइट हो रहे हैं तो भाई पेट्रोल भी हम महंगा ले लेंगे, आटा महंगा खा लेंगे, दाल महंगा। उत्तर प्रदेश का एक मंत्री कह रहा 100 रुपए किलो दाल बिक रही है। आप सोचिए, एक यूपी में बीजेपी के मंत्री को ये कहने की हिम्मत कैसे हो गई
क्योंकि इसको पता है कि एक भीड़ तैयार कर दी गई थी जिसको अपने बच्चों के रोजगार की चिंता नहीं थी। स्कूल में नई शिक्षा नीति लागू करके फीस महंगी कर दी गई, फेलोशिप 9 महीने हो गए नहीं मिलती है और उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही। उनको खुशी है कि हिंदू मुसलमान हो रहा है। तो बद्रीनाथ में भी हारे हो, अयोध्या में भी हारे हो, और ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति बहुत दिन चलेगी नहीं। उड़ीसा एक जगह बीजेपी जीती है, थोड़ा सा जहां जहां मुस्लिम आबादी है वहां के हमारे मित्र बार बार मैसेज भेजते हैं, हर जगह कम्युनल टेंशन पैदा कर रही है बीजेपी। बिहार में जहां जहां ये गुंजाइश है वहां कम्युनल टेंशन पैदा करना चाहती है। एक समय आएगा जो बीजेपी के अंधभक्त भी कहेंगे कि अब इस हिंदू मुसलमान से हमारा घर नहीं चल रहा। घर उसी का चलेगा जो आरएसएस का कैडर होगा, बीजेपी का कैडर होगा, जिसका तनख्वाह मिल रही होगी। इन इलेक्टोरल बॉन्ड से जिसके अकाउंट में पैसा हो रहा होगा ना, वही अंत में बचेगा। बाकी लोगों को एक न एक दिन समझ में आएगा कि ये नफरत की सियासत से तो आप अयोध्या क्यों हारे। एक रिपोर्ट आ गई, कल्पना करिए, मैं छोटा सा बस कंक्लूजन करूं, अयोध्या में जमीन कौन खरीद रहा था, अयोध्या में किसके घर टूटे, उन्होंने आंसू बहाए। लखनऊ में जब अकबर नगर का घर टूट रहा था तो लोगों को लग रहा था कि कानून चल रहा है, घर आपने गलत बनाया है तो घर टूट रहा है, उसको मीडिया ने ऐसे चलाया। अब हिंदुओं का घर टूट रहा है तो उसमें बात करना बंद कर दिया। तो वह नवाज देवबंदी ने बहुत शानदार लाइन कही है इस देश के नागरिकों के लिए कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो बीजेपी बारी बारी सबका नंबर ले आ रही है। इसलिए हम जैसे लोग या देश का जागरूक लोग और आज विपक्ष, हम तो इसलिए तारीफ करते हैं खुले मन से विपक्ष की। विपक्ष के मुद्दों में जनता की पीड़ा है, विपक्ष की आवाज में जनता की आवाज दिख रही है, और सत्ता पक्ष की आवाज में अहंकार अभी भी दिख रहा है। अब बालक बुद्धि बोलोगे नेता विपक्ष को, अब आपने ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सीखी है, अब उसके बाद वो बैल बुद्धि कह के आपका बैंड बजाए हुए है पूरी कांग्रेस, आपके बैल बुद्धि का ऐसा ऐसा नाली के गैस से चाय बनवा रही है, बादर से रडार नहीं काम। इस डिबेट में जाकर के राजनीति का नुकसान होता है। स्वस्थ संवाद होना चाहिए। डॉक्टर लोहिया नेहरू के साथ दोनों समाजवादी नेता थे, दोनों लंबे समय तक कांग्रेस में थे, और लोहिया नेहरू के खिलाफ बोलते थे कांग्रेस के उस समय जब सरकार थी। एक दिन पूरा दिन बीत गया, लोहिया कुछ बोले नहीं, तो नेहरू अपनी कुर्सी से उठकर लोहिया के पास गए सदन में कि क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है, आज मेरे खिलाफ कुछ बोले नहीं तुम। और वहां की डेमोक्रेसी आज यहां चल के आ गई। कमला प्रति त्रिपाठी के खिलाफ लड़ रहे थे राजनारायण चुनाव, और जब उनका पैसा खत्म हो गया तो राजनारायण कमलापति के घर पहुंच गए कि भाई तुम्हारे पास पैसा बहुत है, मेरा प्रचार का पैसा खत्म हो गया, उन्होंने पैसा दे दिया। कहां से कहां डेमोक्रेसी को आप पहुंचा रहे हो? नेता प्रतिपक्ष बालक बुद्धि, तर्क का जवाब दो ना, तथ्य का जवाब दो। इसलिए आज के नौजवानों को यह सोचना होगा कि भैया आपको मजा अगर इतिहास में जानने में आएगा तो आपका वर्तमान भी नहीं बचेगा, भविष्य भी बचेगा। शुक्रिया। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, और स्वस्थ राजनीति होनी चाहिए। शायद इसकी एक वानगी हमने देखी जब राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को लेकर जब ट्वीट किया, और उन्हीं स्मृति ईरानी को लेकर जो स्मृति ईरानी सुबह शाम दोपहर पानी पी पी कर सिर्फ राहुल गांधी को कोसती थी, और राहुल गांधी ने ट्वीट करके ये कहा कि इस तरह की हार जीत तो होती रहती है, लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल या इस तरह की ट्रोलिंग उनकी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये तमाम चीजें कही, लेकिन हम क्या सोच सकते हैं कि ऐसी कोई भी चीज कभी या इस तरह का कोई भी ट्वीट राहुल गांधी के लिए या कांग्रेस के लिए नरेंद्र मोदी कभी करते हुए नजर आएंगे? या फिर नरेंद्र मोदी छोड़ दीजिए, खुद स्मृति ईरानी ने क्या ये भी कहा कि धन्यवाद राहुल जी, आपने कम से कम इस तरह की भाषा का आपने इस्तेमाल किया, जबकि हमें पता है स्मृति ईरानी किस तरह की अहंकारी वो नेता रही हैं, और हमने देखा था कि उन्होंने राहुल गांधी की जो मदर है यानी कि सोनिया गांधी, उनके लिए पार्लियामेंट के अंदर से किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था। हालांकि उसका जवाब हार के तौर पर उनको मिल गया, लेकिन ये भी है कि राहुल गांधी भी, यहाँ पर हम कोई राहुल गांधी के कसीदे पढ़ने के लिए नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जो कर रहे हैं, जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं और जिस तरह की राजनीति को वो बदल रहे हैं, जो 10 सालों में हमने देखा, हम उसकी बात कर रहे हैं। और जो एक नेता ये सब कुछ कर रहा है उसका जिक्र बार बार आएगा, और हमें उनकी बात करने में कोई गुरेज भी नहीं होना चाहिए। और हेमंत जी, सवाल मेरा आपसे ये कि 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव होना था,
लेकिन उसको टाल दिया गया, इसके साथ नहीं कराया गया। क्या मोदी जी को, योगी आदित्यनाथ को ये डर था कि अगर इसके साथ कराया गया तो हश्र वही होगा, वो 10 सीटें भी वो खो देते, जैसे अभी हमने ये रिजल्ट देखा है। और अब तो हालत ये हो गई है कि छोटे छोटे दल उत्तर प्रदेश के, चाहे राजभर से लेकर संजय निषाद से लेकर अनुप्रिया पटेल, वो तो कह ही रहे हैं। अब पार्टी के नेता, आपने देखा होगा अभी विधायक का बयान, जहां उन्होंने कहा कि अगर यही सब कुछ रहा तो 2027 जीत नहीं पाएगी भारतीय जनता पार्टी। तो अब तो खुद उनके नेता जो हिम्मत नहीं करते थे मुंह खोलने की, वो अब बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि सामने अब वो वाले नरेंद्र मोदी नहीं है जिनके नाम पर अब वोट मिलता है या जिनके चेहरे पर अब कोई भी चुनाव जीता जा सकता है। तो ये जो 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 पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो चेंज हो रहा है, ये आपको लग रहा है कि अब बीजेपी को डर सता रहा है और आने वाले वक्त में जो उनके घटक दल भी हैं वो भी कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं, वो अभी मजबूरी के तहत लगता है दबे हुए हैं। आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी आप देख रहे हैं 2014 से अब तक, और जिस तरीके से वो तेजी से बढ़ी, उसके मूल में अगर कोई था तो वो उत्तर प्रदेश था। अगर उत्तर प्रदेश से उनको तब अप्रत्याशित बहुमत 14 और 19 में नहीं मिला होता तो ना तो नरेंद्र मोदी वो होते जो वो आज है, और ना वो भाजपा होती जो वो भाजपा आज है। तो जिस प्रदेश से उनकी प्रगति यात्रा शुरू हुई एक तरीके से, उसी प्रदेश से उनका एक तरीके से अवनति की यात्रा शुरू हो चुकी है इस पार्लियामेंट चुनाव के अंदर। और यही कारण है, अब इसे आपके शो खत्म होती है, अगले चैनल पे जब मैंने जाना है तो उसका स्लग ही ये है कि क्या उत्तर प्रदेश में योगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, स्लग है ये। तो इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी, जो आपका सवाल था उसका जवाब इसी में निहित है कि वो उपचुनाव अब क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं हो गए साथ में, या जम्मू कश्मीर के चुनाव क्यों नहीं कराए गए विधानसभा के। देखिए, हर चीज का एक दौर होता है। वो दौर था जब उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू मुस्लिम करके क्या कह रहे थे कि योगी से बड़ा कोई डिलीवरी नहीं है, फला नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अगर वो सब इतना अच्छा था तो उत्तर प्रदेश लोकसभा में ये क्या हुआ, क्या कल्पना की थी? तो हम सब तो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में ये होगा, लेकिन मोदी और उनकी टीम ने तो कभी नहीं माना, सब कहते थे। अब जो विधानसभा का चुनाव है उस तक योगी को ये रहने भी देगी गुजरात लॉबी या नहीं, एक ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अब सीधा सीधा आमने सामने की बात है। तो इसमें यह देखना होगा कि स्पष्ट तौर पे पार्लियामेंट के चुनाव ने आपको झलक दिखाई। ना केवल आप अयोध्या हारे, बल्कि आपकी जो सबसे प्रिय मंत्री थी, जिसको आप फ्रॉम नोवेयर, जिसकी डिग्री पे भी विवाद था, उसको आपने एचआरडी मिनिस्टर तक बनाया। एचआरडी कोई छोटी मिनिस्ट्री नहीं होती। एचआरडी अर्जुन सिंह होते थे नंबर 2 के एक दौर में, राजीव गांधी के टाइम में। कल्पना कर सकती हैं आप, जिस व्यक्ति की डिग्री पे संशय हो, अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, क्या है, और वो देश में वाइस चांसलर और देश की शिक्षा नीति बनाती थी, तो इस देश के साथ इससे बढ़िया तो और क्या ही कर सकते थे मोदी जी। और उस महिला को जब उसकी ट्रोलिंग हुई कल और परसों, उसकी पार्टी में कोई बचाने नहीं आया, नोबडी केम हर डिफेंस। और उनकी डिफेंस में कौन आया? वो व्यक्ति जिसके बारे में उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, आपके शो पे कहने में भी शर्म आएगी। उन्होंने क्या कहा कि इन्होंने आंख मारी है सदन के दौरान, संसद के अंदर कहा था उन्होंने। और इंदिरा सोनिया गांधी के बारे में क्या क्या कहा। ऐसा लगता था कि उनका तो एक काम ही गांधी परिवार को गाली देने का मंत्रालय है, बाकी काम सेकेंडरी है। और उस महिला के बचाव में अगर राहुल गांधी आते हैं तो ये उनके संस्कार हैं। और संस्कार कहां से आते हैं? संस्कार फ्रॉम विद इन आते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के अंदर वो संस्कार बता सकती हैं आप, जो आज की तारीख में सत्ता में? एक का आप नाम बता दीजिए। गाली गलौज की भाषा, हिंसा की भाषा, डिमीन करने की भाषा, मजलिंग की भाषा, इसके अलावा जिन्होंने कुछ सीखा नहीं। और कल जिस तरीके से आप देखिए, ट्रोल कौन हो रहा था, अपने क्या नाम है इनका, स्मृति ईरानी, और पूरे देश में ट्रेंड कौन कर रहा था? राहुल गांधी। ये फर्क है, ये उस बदले हुए मौसम का इशारा है। और जो ये विधानसभा के चुनाव के अंदर, आप यकीन मानिएगा, स्टेट्स के चुनाव तो अपनी जगह है, अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव, बाई इलेक्शन तो आपको कराने पड़ेंगे, आज नहीं 2 महीने बाद कराने पड़ेंगे, वो तो आप 6 महीने के अंदर कराने ही होते। अगर इन 10 सीटों में भी कुछ गड़बड़ हो गई, वो सीन बड़ा रोचक होगा। वो फिर सीधा सीधा मोदी बनाम योगी होगा, वो फिर योगी बनाम अमित शाह होगा, और वो पता नहीं क्या क्या होगा। मुझे लगता है वो एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस मौजूदा केंद्र सरकार के पूरे आने वाले 5 साल के कार्यकाल को लेकर के। योगी चुप रहने वाले व्यक्ति नहीं है, उन्होंने बहुत सहा है, लगातार सह रहे हो, आगे कितना सहेंगे, क्योंकि टिकटें सारी बातें केंद्र, सीटें कमाई तो दोषी अपने योगी, ये तो कोई नहीं लेगा ना।
जिसने टिकटें बांटी उसकी जिम्मेदारी ले। अब गुजरात लॉबी तो कभी जिम्मेदारी लेती नहीं। ये सारी चीजें आने वाले एक वक्त की तरफ इशारा कर रही है, और वो वक्त ये है कि भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल कंट्राडिक्शंस बहुत तेजी से बाहर आएंगी। वो चुप इसलिए हैं कि मोदी बिना बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग के चुपचाप एनडीए संसदीय दल की मीटिंग के जरिए प्रधानमंत्री बन गए। वो मीटिंग क्यों नहीं हुई? क्या किसी आरएसएस ने पूछा? क्या बीजेपी में किसी ने आवाज उठाई? क्या वो बीच का रास्ता क्यों निकाला गया? उस चीज से ही बचने के लिए कि कोई कंट्राडिक्शन बाहर ना आ जाए, कोई बोल ना पड़े। और वो लोग कब तक चुप रहेंगे? अगर विधानसभा के चुनाव जो उपचुनाव होने हैं उसमें वो स्थिति अगर यूपी में होगी, फिर क्या करेंगे आप? फिर तो वही बगावत की सुराएंगे बात। और वो जब सुराएंगे, और मोदी की और शाह की तो वो सुनने की आदत नहीं। वो कितने दिन से डेस्परेट हैं योगी को निपटाने में, नहीं निपटा पाए। पहले भी उन्होंने कोशिश की, वो योगी को बनाना भी नहीं चाहते थे। और आपको ध्यान होगा मनोज सिन्हा तो बनारस जाके सलामी ले ली थी उन्होंने। उसके बावजूद भी अल्टीमेटली बीजेपी के ऊपर आरएसएस प्रिवेल्ड अपॉन और योगी को बनाया गया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस बार मोदी की जो हाँकने की जो नीति है या उनका जो कार्यशैली है वो इस बार काम नहीं करने वाली है। ये वो समझ रहे हैं, इसीलिए साइड स्टेप कर रहे हैं। बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग नहीं, एनडीए संसदीय दल की मीटिंग के नेता बन गए। लेकिन ये सब चले, कभी ना कभी तो कंट्राडिक्शंस बाहर आएंगी। अब नहीं आएंगी, यूपी बाई इलेक्शन में आएंगी तो नहीं आएंगी, 4 राज्यों के चुनाव के बाद आएंगी। मोदी का जो ब्रांड वैल्यू था एज ए वोट कैचर, वो अब डिमिनिशिंग रिटर्न्स दे रहा है। और आरएसएस और बीजेपी किसी भी ऐसे डिमिनिशिंग रिटर्न को लंबे समय तक कैरी नहीं करती। या आप वाजपेयी जी के टाइम से देख लीजिए, आडवाणी जी के टाइम से देख लीजिए, वो तो भाजपा के संस्थापक थे। अटल जी जिस दिन प्रधानमंत्री नहीं रहे उसके बाद आपने किसी कार्यक्रम में देखा उनको? आडवाणी जी को निपटाने में कितनी देर लगाई थी आरएसएस ने? तो मोदी और शाह किन्हीं कारणों से पद पर हैं। जिस दिन वो स्थितियां बनेंगी, डिमिनिशिंग रिटर्न्स एस्टेब्लिश हो जाएगा, फिर आप ढूंढते रह जाएंगे सारे सिस्टम को। ये निश्चित मान के चलिए। वो एक सही अपॉर्चुनिटी के इंतजार में है। और वो अपॉर्चुनिटी कब आती है? सवाल केवल इतना है, वो यूपी बाई इलेक्शन में आएगी, 4 राज्यों के चुनाव में आएगी, कब आएगी वो देखना है। बिल्कुल, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन ये बताने के लिए काफ़ी है कि जिस नरेंद्र मोदी के चेहरे पर 10 साल से लगातार एक के बाद एक 2 जीत हासिल हुई, ये बताया गया कि एक अजय चेहरा है, तमाम तरह की उपमाएँ उनके आस-पास गढ़ी गईं, वो तो नॉन बायोलॉजिकल भी बन गए थे और विष्णु के अवतार और नरों के ही नहीं, यानी कि इंसानों की नहीं, देवताओं के भी नेता, ये जेपी नड्डा ने कहा था। और ये तमाम तरह की चीज़ें उनके लिए कही गई, उनके नेताओं की तरफ से कही गई। अब वो तमाम बातें जो बीजेपी के नेताओं, बीजेपी की तरफ से जो कही गई, अब वही उनके लिए मुश्किल का सबब बनती हुई नजर आ रही है, साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि वो पीछे जा नहीं सकते और आगे बिल्कुल ऐसा है कि पीछे कुआं और आगे खाई, वही वाली स्थिति फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की होती हुई नजर आ रही है। और संक्षेप में बहुत कम शब्दों में डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे कि क्या आने वाले बजट सेशन में भी क्या इसका असर देखने के लिए आपको मिलेगा? जो मजबूत विपक्ष और उसका जिस तरह का मनोबल बढ़ा हुआ है और उस सब के बीच अब जो ये नतीजे आए हैं, जाहिर सी बात है जो उसका कॉन्फिडेंस है, जो उसका आत्मविश्वास है, वो और कहीं ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि उसको ये लग गया है कि जो वो मुद्दे उठा रहे हैं, जो वो जनता की बात कर रहे हैं, जो जनता से संवाद कर रहे हैं, उसका असर जमीन पर हो रहा है और जनता मोदी के चेहरे और बीजेपी की राजनीति को नकार रहे हैं। निश्चित रूप से लोकतंत्र का तकाजा ये कहता है कि मजबूत सत्ता पक्ष की बजाय मजबूत विपक्ष लोकतंत्र के लिए बहुत कारगर होता है, क्योंकि वो जनता की आवाज को उठाता है, सत्ता पर दबाव डालता है कि वो जनता के पक्ष में फैसले ले, नीतियां बनाए। पिछले 10 साल में, और अगर हम नरेंद्र मोदी जी के लिहाज से, उनके राजनीतिक जीवन के लिहाज से कहें, तो उनको कभी आदत ही नहीं रही मजबूत विपक्ष देखने की। गुजरात में रहे तो कमजोर विपक्ष था या कर दिया गया था। 10 साल भी पिछले जो बीते हैं उसमें भी एक कमजोर विपक्ष उन्हें मिला था। हाँ, लेकिन उस विपक्ष ने भी अपनी भूमिका निभाई। लेकिन विपक्ष को केवल सत्ता पक्ष से थोड़ी लड़ना होता है, विपक्ष को सत्ता पक्ष की मीडिया से लड़ना होता है, जिसकी खबरें ही नहीं आती हैं। सारे सवाल विपक्ष से पूछे जाते हैं, सारी दुष्प्रचार, इमेज डैमेज कर देना,
आरोप लगा करके विपक्ष ही जेल में जाएगा, सवाल भी विपक्ष से ही पूछा जाएगा, दोषी भी विपक्ष ही होगा, नाकारा निकम्मा जैसी छवियां भी विपक्ष के नेताओं की बना दी जाएंगी, कोई एसी से नहीं निकल रहा, कोई नेता बनने लायक ही नहीं, बहुत तरह की चीजों से विपक्ष को लड़ना पड़ा। लेकिन अच्छा है ये कि संविधान, लोकतंत्र, इन सब की वजह से विपक्ष मजबूत हुआ, जनता का यकीन विपक्ष के साथ जुड़ा, जनता ने ताकत दी है विपक्ष को। तो अभी तो राष्ट्रपति के अभिभाषण वाले सत्र में एक आगाज हुआ था, अब जो ये सत्र हैं 20 दिन तकरीबन चलेंगे, अब जरा ये देखा जाएगा कि अहंकार चलता है या राजनीति में चीजें बदलती हैं। अहंकार के पर्याय अगर लोकसभा अध्यक्ष एक तरफ नरम और एक तरफ गरम दिखेंगे तो कितने लोगों को सदन से निष्कासित करेंगे। अब तो तादाद भी बढ़ गई है, सवाल तो विपक्ष पूछेगा और ये इशारा उसने पहले ही कर दिया है। तो आने वाले दिनों में बजट के ऊपर भी सवाल होंगे, अग्निवीर पर फिर से चर्चा होगी, पेपर लीक के सवाल फिर से पूछे जाएंगे। 5-5 साल से अगर वैकेंसी नहीं आ रही है और इस देश का यूथ जो है अवसाद में जा रहा है, तनाव में जा रहा है, अपराधीकरण बढ़ रहा है, तो इस पर सवाल पूछे जाएंगे, तमाम तरह के भ्रष्टाचार पर सवाल पूछे जाएंगे और विपक्ष मजबूत है। तो ये चीज नरेंद्र मोदी जी को तो अनुभव बहुत है नहीं, पता नहीं वो कैसे झेल पाते होंगे। तो वो उसका जवाब चुटकुलों से देते हैं, मजाक उड़ाने से देते हैं, अहंकार से देते हैं, पता नहीं ये सब कितने दिन तक काम आएगा। बहुत दिन तक तो चुटकुलों अंदर टीस तो रहती होगी ना, कि आंख में आंख मिलाकर कोई राहुल गांधी अब बात करने लगा है सामने बैठ करके, कोई अखिलेश यादव अगली सीट पर बैठ करके एकदम पूछने लगा है, एक एक सवाल पूछने लगा है जो जनता का है, और दोनों मिलकर के जैसे भूत भगाने की ताबीज हुआ करती थी पहले, बीच में अयोध्या वाले सांसद को बिठाए रहते हैं, जब होता है तब हाथ पकड़ के उठा देते हैं और एकदम वो दिल पर लग जाता है कि ये देखो सामने अगली कतार पे। ये सब झेलने की बहुत आदत तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नहीं है, पता नहीं कितना झेलेंगे और इसका काट कैसे ढूंढेंगे। लेकिन आपके सवाल का जवाब सीधा सा यही है कि विपक्ष मजबूत हुआ है, जनता ने विपक्ष के कंधों पर जिम्मेदारी दी है और विपक्ष उसे निभाएगा, और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा भी है। देखना यह है कि सत्ता पक्ष इसे कैसे निभाएगा या डील करेगा, इस पर अब हमारी नजर बनी रहेगी। जी बिल्कुल, और लग रहा है कि विपक्ष को लग रहा है कि शायद उसकी कुछ गलतियां रही होंगी, तभी वो उस जादुई आंकड़े पर नहीं पहुंच पाया, और इसी वजह से हम ये देख रहे हैं कि रिजल्ट आने के बाद लोकसभा के भी लगातार जिस तरह से राहुल गांधी संवाद कर रहे हैं या लगातार जिस तरह से सड़कों पर हैं और एक तरह से न्यूज मेकर लगभग हर दिन वो बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये लग रहा है कि इस बार वो नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, इस भारतीय जनता पार्टी को चैन और सुकून से तो नहीं बैठने देंगे, ये साफ तौर पर दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का अपना समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। शाम 7 बजे रोज की तरह आपके साथ जुड़ेंगे राजीव जी न्यूज पॉइंट लेकर, आप उसको जरूर देखिए और उसके साथ साथ हमारी तमाम वीडियोस को पसंद करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। नमस्कार।